एक जो डर था डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनु बंसल आपसे समझ रहा हूँ, एक जो डर था ऑपरेशन को लेकर, खासकर कि जब बाईपास सर्जरी की बात होती थी तो लोग काफी खौफज्यादा हो जाते थे कि बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि विद द टाइम बाईपास सर्जरी कॉमन हो चुका है और ऐसे जो हार्ट में आर्टरीज में जो प्लैक जमते हैं वो अब कॉमन हो रहे हैं? बिल्कुल। एक तो पहले तो ये डिजीज बहुत कॉमन हो गया है, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। दूसरा, इसके ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन हो गए हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। जो हार्ट सर्जरी है वो जगह जगह पे अवेलेबल है। रेफरल सेंटर्स यानी टियर 2 सिटी, टियर 3 सिटीज में भी हार्ट सेंटर्स बनने लगे हैं जहाँ पे कि बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोबोटिक सर्जरी टियर 2 या टियर 3 सिटीज में नहीं पहुंची है। उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो ट्रेनिंग है, सर्जिकल ट्रेनिंग, फिर दूसरा है जो टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है वो इतना भी नहीं है। थोड़ा कॉस्ट फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे और कम हो रहे हैं। विद टाइम जैसे नंबर बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी कम हो रही है। बट डेफिनेटली ये एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें पेशेंट को अपने काम में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पेशेंट 10 से 12 दिन में अपने काम पे लौट सकता है, जो यंग लोग हैं। अगर आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो अदरवाइज अगर ओपन सर्जरी करें तो उसमें करीब 6 हफ्ते का रेस्ट रहता है। किसी भी हड्डी को जोड़ने में 6 हफ्ते लगते हैं, तो करीब 1.5 से 2 महीने का रेस्ट रहता है। तो पेशेंट उसमें एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं जी सकता। ओके। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में दोनों ऑपरेशन बहुत ही फायदेमंद हैं। डिपेंड करेगा कौन से मरीज को कौन सा ऑपरेशन चाहिए। हर एक थेरेपी हर पेशेंट पे एप्लीकेबल नहीं होती है। पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रोल ऑफ डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि वो सोच समझ के पर पेशेंट उनके हिसाब से फैसला लें। या ऐसा नहीं हो कि हर एक थेरेपी हर किसी के लिए एप्लीकेबल। तो रोबोटिक सर्जरी हो, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो या ओपन चेस्ट सर्जरी हो, जिसमें ट्रेडिशनल सर्जरी, तीनों ही बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही यूजफुल प्रोसीजर है जो पेशेंट को फायदा करते हैं। पर धीरे धीरे विद टेक्नोलॉजी एनेबलिंग अस, टेक्नोलॉजी के एनेबलर है। टेक्नोलॉजी एनेबलिंग अस, हम ये देख रहे हैं कि छाती की हड्डी को बिल्कुल भी ना काटना पड़े, कहीं पे भी छेद ना हो, थोड़ा सा भी छेद ना हो, अराउंड 5 मिलीमीटर के छेद से ही पूरा ऑपरेशन कर दिया जाए। ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आ गई है। अब ये जो रोबोट्स हैं वो भी इंडिया में बनने लगे हैं। इंडियन कंपनीज हैं जो रोबोट्स बना रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट फैक्टर्स कम हो गए। बहुत सारे हॉस्पिटल में ये भी अच्छी बात है डॉक्टर की बीमारी बेशक बढ़ रही है लेकिन टेक्नोलॉजी भी आ रही है जिससे कि समस्याओं का निदान किया जा सके। डॉक्टर मल्ही, आपने बहुत बारीकी से समझाया कि कौन से टेस्ट अब जो है वो करने जरूरी हो गए, लेकिन एक कहावत भी है कि एक्सेसिव जो इन्वेस्टिगेशन है कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो इसमें ये भी कई बार हो जाता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट करा लेते हैं और उसकी वजह से कई बार जो है जो डिप्रेशन हो जाता है, कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, कई बार टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो 30 से ऊपर के वर्ग हैं वो क्या टेस्ट कराएं और क्या ना कराएं? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, सबसे पहले जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट की बात करूंगा उसमें कोई हम इन्वेड नहीं कर रहे बॉडी में, तो वो सिंपल टेस्ट है। सबसे पहले रेगुलर हेल्थ चेकअप में सबसे पहले ब्लड प्रेशर किया जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। उसके बाद आप ईसीजी कर सकते हो, उसके बाद इकोकार्डियोग्राफ कर सकते हो। और मैंने जैसे मैं बताया कि 2 तरह के मैंने सीटी स्कैन बताए, एक कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग बताई, वो भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। कुछ भी नहीं करना उसमें, इन्वेड भी नहीं करना, इवन सुई भी नहीं लगेगी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर में, तो आप वो जांच कर सकते हो। स्ट्रेस टेस्टिंग है, वो भी एक तरह का इकोकार्डियोग्राम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वो भी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। फिर ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, वो भी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। हाँ, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफ 2 तरह का होता है। एक सीटी में अब हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, वो एक पिन होल हमने एक जिसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट करके सीटी की इमेजेस ले लेते हैं। हाँ, कि इन्वेजिव होता है वो उसमें क्या कहते हैं, उसमें फेमोरल आर्टरी से एक हम पंचर करके फिर हम उसका सारा कुछ जांच करते हैं हार्ट की। तो जितने टेस्ट बताए 90 to 95% टेस्ट सारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं, जिसमें पेशेंट को कोई खतरा नहीं होता। बट हाँ, जान बचने में उसकी बहुत प्रॉब्लम, मतलब उसका समाधान हो जाता है। ओके। डॉक्टर बंसल, आपसे अब समझना चाहूंगी कि अब क्या उम्र तय होनी चाहिए जिसमें आपको हार्ट चेकअप जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि बीते सालों में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसके लिए समझना जरूरी है कि पेशेंट की अपनी हिस्ट्री कैसी है। अगर हम इकोनॉमिक्स पे लिया जाए और हम सबको बोले कि 40 साल की उम्र पे आप अपना टेस्ट कराने लगो, तो ये हेल्थ केयर बर्डन भी है। जैसे कि हमने कोविड में भी देखा कि बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल आने लगे, तो हेल्थ केयर पे ओवर बर्डन हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम एज डिफाइन करें, ये जरूरी है कि हम पेशेंट प्रोफाइल डिफाइन।
कि अगर किसी पेशेंट की किसी भी इंसान के फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, कि उनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल खराब है, वो स्मोकिंग करते हैं, तो उनको जल्दी इससे शुरू करना। चलिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, उनके फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो कन्वेंशनल तरीका है जिसमें 50 साल की उम्र के बाद वो हर साल टेस्ट कराते थे, वो कराते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर का। और जिस तरीके से, जिस बारीकी से हमारे दर्शकों को आपने समझाया है कि हार्ट को कैसे हेल्दी रखना है, साथ ही साथ कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है वो कराने हैं, मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए News 24 के साथ।